2024 के लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, तमाम राजनीतिक दल अपनी सियासी जमीन को तलाशने में जुटे हुए हैं। एक तरफ जहां पर इंडिया गठबंधन में 28 घटक दलों को 2023 में शामिल किया गया था, तो दूसरी तरफ करीब 30 से ज्यादा दलों को एनडीए गठबंधन में जुड़े होने का दावा किया गया था। लेकिन समस्या आ रही है विपक्ष की तरफ से, जहां पर अब गठबंधन में गांठें पड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। जी हां, नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए गठबंधन में जाना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी सीट शेयरिंग के मामले को लेकर कांग्रेस से साफ इनकार कर चुकी हैं। ऐसे में अब आगामी वक्त में क्या कांग्रेस पार्टी जो इस पूरे गठबंधन की अगुवाई कर रही थी, उसको किसी प्रकार की सफलता मिल पाएगी? इस पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। अब बात कर ली जाए उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की राजनीति की चर्चा और देश की सियासत का रास्ता एक ही रास्ते से होकर गुजरता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहां पर 80 लोकसभा की सीटें आती हैं। यहां पर दो बड़े विपक्षी प्रमुख दल, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, जी हां, अखिलेश यादव और बसपा यानी कि मायावती की पार्टी का सियासी वर्चस्व इस कदर बड़ा है कि कई बार उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति में सियासी तख्तापलट किया है। अब आगामी वक्त में जिस तरीके से माफ कीजिए, क्या नाम है उसका, अखिलेश यादव, अशोक गहलोत नाम है किसका? अखिलेश यादव, हाँ, ठीक। पैच। जिस तरीके से अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन में शामिल हैं और पिछले कुछ दिनों में उनके द्वारा जो बयान दिए गए थे कि मायावती को भी इंडिया गठबंधन में शामिल करवाने की कोशिशें हैं, वो लगातार जारी हैं। लेकिन अपने जन्म दिवस के अवसर पर मायावती ने इन तमाम कयासबाजियों को विराम दे दिया था। उन्होंने कहा कि बसपा अकेले चुनाव लड़ने वाली है और ऐसे में देश की राजनीति में अपना सियासी महत्व सबके सामने पेश करने वाली है। अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि मायावती को जो चुनौती मिल रही है उत्तर प्रदेश में और देश की राजनीति में, दलित वोट बैंक की मसीहा माने जाने वाली मायावती के वोट बैंक में यहाँ पर जो है एक बड़ी समस्या आ गई है कि चंद्रशेखर रावण, जो कि युवा हैं, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय सुप्रीमो हैं, वे चुनावी ताल ठोकने की कोशिश यहां पर करते नजर आ रहे हैं। तो क्या ऐसे में मायावती यहां पर चंद्रशेखर के साथ मिलकर दलित वोट बैंक को एकजुट करके अपने पक्ष में लाने में कामयाब हो पाए? इस पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। देश की हकीकत हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश कुमार, मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मौजूद हैं। अमन जी से पहला सवाल रहेगा कि क्या चंद्रशेखर और मायावती एक साथ आकर के, क्योंकि राजनीतिक रूप से दोनों उस कदर अमन जी जो है मजबूत नहीं है जिस आधार पर पिछले वक्त में यहाँ पर मायावती मजबूती से चुनाव लड़ती नजर आ रही थी, क्या यहाँ पर आजाद का जो वोट बैंक तोड़ने का एक फॉर्मूला था, उसको यहाँ पर मायावती विराम देती नजर आएंगी और अपने पक्ष में लाती उसको नजर आ सकती है? बिल्कुल, देखिए दिनेश जी, जाहिर सी बात है, यूपी की आप बात कर रहे हैं और बिल्कुल यूपी की राजनीति अपने आप में कई तरह के रूप रंग को लिए हुए रहती है। हमेशा से यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार की कह सकते हैं कि जो पार्टियां हैं, तमाम तरह के उनके वोट वो कह सकते हैं बैंक हैं, अलग अलग तरह से वो राजनीति करते हुए नजर आती हैं। इसी में से मायावती का नाम सबसे प्रमुखता से इसलिए है कि उन्होंने हमेशा से दलितों का झंडा ऊपर उठाया है, हमेशा से एक अलग तरह की राजनीति की है और ये कहा है कि भाई मैं दलितों की सबसे बड़ी पैरोकार हूँ, मैं उनके जो भी दुख दर्द होंगे उनको कम करने का प्रयास करूंगी। और यही वजह है कि लगभग 4 बार वो मुख्यमंत्री रही हैं यूपी की, तो कुल मिलाकर उनका वर्चस्व रहा है। ऐसे में लेकिन इधर की तारीख की बात करें, 2014 की खासकर बात की बात करें, तो मायावती का वो जो कह सकते हैं कि ऑरा था, या जो मायावती का एक समय मजबूत कद था, उसमें काफ़ी हद तक गिरावट आई है, काफ़ी हद तक कमी आई है, या यूँ कहें कि लगभग समाप्ति की ओर भी देखा जा सकता है। क्योंकि 2014 में उन्होंने कहा कि पीएम मोदी आ जाएं या कोई आ जाए, मेरा जो यूपी के अंदर कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अकेले दम पे चुनाव लड़ती हैं, एक भी सीट उनको नहीं आती है लोकसभा में। 19 में वो कह सकते हैं कि अखिलेश के साथ में मिलकर चुनाव लड़ती हैं, 10 सीटें उनके पास आती हैं। 22 में फिर वो विधानसभा चुनाव में अकेले चुनाव लड़ती हैं, 1 सीट उनके पास आती है। तो कुल मिलाकर जो उनका कद देखा जा रहा है, वो लगातार उनका जो ज़मीनी कह सकते हैं जो ताकत थी, वो उनसे खिसकी है और लगातार वोट बैंक ही कहीं ना कहीं खिसका है। ऐसे में आपने जो प्रश्न किया है कि आज़ाद के बारे में, देखिए चंद्रशेखर आज़ाद आज की डेट में जो खासकर दलित युवा हैं,
उनके सबसे बड़े हीरो बनते हुए दिखाई पड़ बिल्कुल, रहे हैं। आपने बिल्कुल। देखा होगा जहाँ कहीं भी कोई ऐसी घटना होती है, जिस तरह से भी कोई दलितों को सताए जाने की खबर सामने आती है या किसी भी तरह का कोई मामला सामने आता है, तुरंत आज़ाद या उनकी टीम वहाँ पर पहुँच जाती है और कहीं न कहीं वो ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि हम दलितों के सबसे बड़े इस समय मसीहा के रूप में हैं और जहाँ कहीं भी दलितों के ऊपर अत्याचार होगा, कोई उनके ऊपर उनको परेशान किया जाएगा तो आज़ाद या फिर उनकी टीम जो है वहाँ पहुँच जाएगी। तमाम सारे ऐसे मामले हैं, चाहे रविदास मंदिर की आप बात कर लें दिल्ली में, चाहे हापुड़ वाले मामले की बात कर लीजिए, चाहे अभी जो कह सकते हैं कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर रितु उनके पक्ष में खड़े होने की बिल्कुल। बात कर लीजिए, जैसे तमाम सारे मुद्दे हैं जहाँ पर आज़ाद जो है वो खड़े हुए नजर आते हैं। तो कुल मिलाकर आज़ाद की भूमिका जिस तरह बढ़ रही है और आपने कहा है कि क्या दोनों एक हो सकते हैं, देखिए जाहिर बात है अगर दोनों एक होते हैं तो 22% के आसपास जो दलित वोट बैंक है यूपी में जी, उसको कहीं न कहीं एक साथ लाने में मदद मिलेगी। साथ में जो लगभग 17 से 18 सीटें जो आरक्षित मानी जाती हैं, उनके ऊपर अगर दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं, तो कहीं न कहीं उनको फ़ायदा हो सकता है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि पार्टियाँ दोनों अलग-अलग ज़रूर हैं, लेकिन मोटिव दोनों का एक है। तो ऐसे में अगर वो एक साथ चुनाव लड़ते हैं, एक साथ आकर चुनाव लड़ने का प्रयास करते हैं, तो दोनों को ही फ़ायदा होगा क्योंकि मायावती भी अब वो पहले वाला उनका कद नहीं रहा है और वो जो आज़ाद ने कहा भी है कि वो मायावती का सम्मान करते हैं। मायावती के खिलाफ आपने देखा उन्होंने कभी कोई ऐसी उत्तेजक या खराब बात नहीं बोली जिससे कहीं न कहीं मायावती को बुरा लगे। यही वजह है कि लोग लगातार संभावना जताते हैं, जो खासकर सियासी जानकार हैं कि आने वाले वक़्त में ज़रूर जो है ब आज़ाद समाज पार्टी का विलय बीएसपी के अंदर हो जाएगा और चूँकि मायावती कहती रही हैं कि जो हमारा उत्तराधिकारी होगा, वो पारिवारिक नहीं होगा, वो मैं किसी बाहरी यानी कि अपने परिवार से अलग किसी व्यक्ति को इसके लिए चुनूँगी। तो मेरे ख़्याल से आज़ाद इसके लिए सबसे बड़ा चेहरा और नाम हो सकता है कि वो बीएसपी में आगे बढ़कर कहीं न कहीं उनका झंडा उठाते हुए नज़र आएँ क्योंकि मायावती ने भले ही अपने भतीजे को कह सकते हैं आगे किया है आकाश आनंद को, लेकिन जिस तरह का रुख और माहौल आज़ाद ने बिल्कुल। बनाया है वैसा माहौल और कह सकते हैं कि अपने लिए वोट बैंक बनाना जो आनंद है उनके लिए भी जी। मुश्किल है। तो इसी तर्ज पर ये माना जा रहा है कि हो सकता है आने वाले वक़्त में दोनों एक साथ चुनाव मिलकर लड़ते हुए नज़र आ जाएँ। दलित वोट बैंक जो कि 22% के करीब उत्तर प्रदेश की जो है मतदाताओं में है, वहाँ पर मुस्लिम वोट बैंक का खासा समर्थन यहाँ पर मायावती को मिलता हुआ नजर आता है। जबकि समाजवादी पार्टी के संदर्भ में बात कर ली जाए अमन जी, तो यहाँ से यादव और मुस्लिम वोट बैंक पर इस पार्टी का भी जो है जी। पकड़ अच्छी खासी मानी जाती है। ऐसे में दलित वोट बैंक को साधने के साथ साथ मायावती यदि यहाँ से अखिलेश यादव से अलग चुनाव लड़ती हैं, तो क्या मुस्लिम वोट बैंक में भी सेंधमारी कर सकती है? देखिए, बिल्कुल 2000 आई थिंक 7 में तो मायावती ने अकेले दम पर चुनाव लड़ा था और वहाँ पर 200 से ज़्यादा सीटें और अकेले दम पर बहुमत हासिल किया था। तो वास्तव में जो बात उन्होंने पहले भी कही है कि बीएसपी पहले भी ऐसा करती रही है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन देखिए, अब वो वक़्त पहले था और अब वक़्त बदल गया है। उस समय बीजेपी यूपी में उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ करती थी और जिस तरह से आज नज़र आती है वहाँ पर उनके देखिए अब पहले अगर 2014 की बात करें तो उनको तकरीबन 70-71 सीटें मिलती हैं और जो 19 की बात करें तो आई थिंक 62-63 जी। सीटें वहाँ पर मिलती है। तो ये अपने आप में देखा जाएगा कि उस समय के हिसाब से आज के हिसाब से बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है और मायावती को ये अंतर समझना पड़ेगा। अपनी ही चीज़ों में कहीं न कहीं वो उलझी हुई नज़र आती हैं। अगर वोट बैंक की बात करें तो उनके पास 12-13% का वोट बैंक दलित का आया था 2022 के चुनाव में। तो ऐसे में उनको भी समझना पड़ेगा कि अगर मिलकर चुनाव लड़ती हैं, अगर मिलकर साथ आती हैं, अगर अखिलेश यादव के साथ भी वो गठबंधन बनाती हैं, तो जो दोनों का वोट बैंक है एक साथ आता है। आज़ाद अगर साथ आते हैं तो ये जितने भी दल हैं, आरएलडी आती है, कांग्रेस पार्टी आती है, आप ये मानिए अगर ये चारों पांचों दल एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं यूपी के अंदर तो बीजेपी के लिए ज़रूर मुश्किल होगी क्योंकि दोनों का वोट बैंक है। सपा के पास 20-22% वोट है बैंक है। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि मायावती के पास भी 15-20% वोट है, कांग्रेस पार्टी के पास भी 5-6% वोट है। तो ये अगर मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी के मुकाबले ये उत्तर प्रदेश में एक बेहतर इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं और जो बीजेपी सपना जी। संजोए है कि कम से कम 60 से 65 सीट वो जीतेगी, उसको बड़ा झटका लग सकता है और इनके पास में कम से कम 30 से 35 सीटें आ सकती हैं। तो ऐसे में यहाँ पर मायावती की भूमिका काफी अहम होने वाली है। आखिरी सवाल रहेगा अमन जी, जिस जी। तरीके से 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में यहाँ पर मायावती बिल्कुल निष्क्रिय नजर आई जी। थी, तो ऐसे में बीजेपी उसका साइकोलॉजिकल एज लेती हुई नजर आई थी। ऐसे में क्या यहाँ पर मायावती का सक्रिय राजनीति में ना उतरना
बीजेपी को दलित वोट बैंक की तरफ आकर्षित कर रहा है और दलित वोट बैंक क्या बीजेपी को वहां से अपना ऑप्शन देख रहा है? देखिए, बिल्कुल दिनेश दिनेश जी, महत्वपूर्ण बात आपने कही है। अगर हम देखें 2022 के चुनाव में तो लगभग 70-80 सीटें ऐसी रहीं सपा की जो सीधे-सीधे बीएसपी की वजह से उनको हार हार का मिली, सामना। क्योंकि जो ब क कह सकते हैं वोट था वो बीजेपी के लिए शिफ्ट हो गया। तो ऐसे में मायावती का एक बेहद ख़ास इम्पोर्टेंट रोल है। अगर वो खुलकर और मज़बूती से चुनाव लड़ती हैं तो मेरे ख़्याल में बीजेपी के लिए ज़रूर मुश्किलें पैदा कर देंगे। लेकिन सही बात आपने कही कि उतनी ताकत के साथ, उतनी मज़बूती के साथ वो यूपी में नहीं उतर रही हैं, और ये अपने आप में क्या दर्शाता है, क्या बताता है। तमाम जो राजनीतिक जानकार हैं कहते हैं दबाव की राजनीति वो कर रहे हैं। तमाम लोग कहते हैं कि बीजेपी की बी टीम बनकर वो काम कर रही है, क्योंकि एक समय यूपी की सबसे मजबूत पार्टियों में से रही है। तो इस तरह का प्रदर्शन करना, एक सीट मान लीजिए जीती है वो जिस तरह से 2022 में, तो ये बताता है किस तरह से उन्होंने अपनी राजनीति को बहुत हल्का कर लिया है, और जो उनके लिए भी नुकसानदायक है, साथ में उनकी पार्टी के लिए भी नुकसानदायक है, क्योंकि आने वाले समय में जिस तरह से उनका वोट बैंक गिर रहा है, मेरे ख्याल से उनकी पार्टी का जो वोट बैंक है सिकुड़ के बहुत कम ना हो जाए, क्योंकि जैसा एक विधायक उनके पास रहा और वो जीतता है। देखिए 400 से भी ज़्यादा कह सकते हैं विधानसभा सीटें हैं यूपी के अंदर। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि मायावती की जो राजनीति है अब उतार पर है। तो ऐसे में उनको चाहिए कि लगातार बिल्कुल। सपा के साथ में, आज़ाद के साथ में और कांग्रेस पार्टी के साथ में गठबंधन करें, ताकि खुद की जो कह सकते हैं ताकत है वो उनके पास रह सके। यहाँ पर अपनी ताकत को आजमाने की कोशिश करती नजर आएंगी मायावती, क्योंकि जिस तरीके से पिछले कुछ वक्त से सक्रिय राजनीति से अपने आप को दूर रख रही हैं, विपक्ष में बैठे होने का दावा जरूर करती नजर आती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उस विपक्ष का भी फायदा यहाँ पर मिलता हुआ नजर आता है, क्योंकि जिस तरीके से मायावती के पास अच्छा खासा वोट बैंक माना जाता है, उनकी निष्क्रियता का फायदा यहाँ पर सीधा बीजेपी को हुआ था 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में। अब देखना यही होगा कि क्या चंद्रशेखर आजाद और मायावती एक साथ आकर फिर से अपने वोट बैंक को एकजुट करके यहाँ पर तमाम दलों को चुनौती दे पाते हैं, या फिर एक बार फिर से पिछड़ जाते हैं। फिलहाल हमारी इस खास कार्यक्रम में इतना ही। अमन जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।